नमस्कार बच्चों, सीए फाइनल पेपर नंबर 4 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस मई 2023 का अटेम्प्ट जो पेपर आया उसका मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं एक एक चीज के साथ। तो देखिए, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं बच्चे वो इस रिव्यू को या इस लेक्चर को अभी मत देखिए, प्लीज अपने एग्जाम्स के लिए देखिए। अभी बस ये डिस्कस करने का मेन लॉजिक रहता है, जिन बच्चों ने आगे पेपर देना है तो उनमें ऑब्वियसली ये एक क्यूरियोसिटी होती है कि किस तरह का पेपर आ, क्या हम तैयारी ठीक कर रहे हैं या नहीं। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि भाई जो पेपर आया आपका वो आप सारे जानते हो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो एमसीक्यू है वो पब्लिक डोमेन में नहीं होता, वो बच्चों के अलग अलग बच्चों के अपने अलग अलग रिव्यू होते हैं। ज्यादा उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मेनली हम डिस्क्रिप्टिव की क्योंकि हमारे सामने उसी की बात करेंगे। देखिए, पहली बात, पेपर ऐसा था जिसने बड़े अच्छे से तैयारी की है, बड़े ही जिसे कहते हैं माइक्रो लेवल पे डीप में तैयारी की है। तो कुछ ऐसा नहीं कि बाहर से आया, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंस्टीट्यूट, क्योंकि पीछे लॉ के पेपर हमेशा टेक्निकल रहे हैं कि भैया जो बच्चा इधर उधर से चार्ट से कर लिया कि भाई रंग बिरंगे चार्ट्स ये डायग्राम से बने हुए हैं ऐसे कर लिया, आप उससे पास नहीं हो सकते। थॉरो स्टडी आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जनरली हर क्वेश्चन में आपको एक नई चीज दिखेगी। आपने जितने मर्जी आरटीपी एमटीपी पास्ट क्वेश्चन किए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आइडिया लगता है उससे कि किस तरह के पेपर आते हैं, तो काफी कुछ नयापन है, बहुत कुछ नयापन है। कुछ एक क्वेश्चन कह लीजिए जो एग्जैक्टली आपने देखे होंगे, अदरवाइज यस, इंस्टीट्यूट एक स्ट्रेस में डाल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 1 आप सारे जानते हो कंपल्सरी रहता है। तो अभी मैं एक ट्रेंड देखूंगा जो मुझे दिख रहा है, इवन इंटर में भी यही रहा। क्वेश्चन नंबर 1 रियली जैसे कहते हैं ना, या क्वाइट इंट्रिकेट, हाँ, स्ट्रेस में डालो बच्चे को। तो मैं ये कहूंगा आने वाले जिनके एग्जाम्स रहेंगे, अटेम्प्ट रहेंगे, जो बच्चों ने भविष्य में देना है, कि लेके चलिए कि क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा टाइप रहा होगा, तो आप पहले बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, विल बी थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि उसके अंदर आपको इंटरनल चॉइस भी मिल जाती है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन ही। देखिए, पहली बात, पहला प्रश्न 8 नंबर का है, तो यहीं से पता चल गया काफी बड़ा प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि आप प्रश्न का साइज भी देखोगे तो आपको वाकई में लगेगा हाँ यार, जैसे देखिए 1 पेज 2 पेज, प्योरली 2 पेज का क्वेश्चन है, और इसलिए थोड़ा लगता है कि हाँ पूछेगा इंस्टीट्यूट काफी कुछ। देखिए क्या कहता है, मूनलाइट लिमिटेड ने प्रपोज किया है, तो यहां हमारे मार्क करने वाला वर्ड आ गया, प्रपोजल है। मई 23 में क्या प्रपोजल है कि वो 40 लाख रुपए के इक्विटी शेयर सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड के खरीदेंगे। माना 40 लाख के आप खरीद रहे हो, लेकिन इसकी जो फेस वैल्यू है वो है 20 लाख रुपए। अब आपको इन दोनों कंपनियों का फाइनेंशियल डेटा 31 मार्च 2023 को दे रखा है। ये दोनों कंपनियों का आप नाम यहां पे देख रहे हो, तो हमें आइडिया लग रहा है कि आप इक्विटी शेयर में पैसा लगा रहे हो, तो जहन में आ ही गया होगा क्वेश्चन किसके ऊपर है, 186 के ऊपर है, जहां आप करते हो LIG, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी कहो या आप सिक्योरिटी कह लीजिए, एक ही बात है। तो देखिए, मूनलाइट पैसा लगा रही है, तो हम सारे जानते हैं इसमें एक लिमिट रहती है। लिमिट क्या रहती है कि पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का आप 60% पैसा लगा सकते हो, राइट। तो 60% अगर हम यहां लेके चलते हैं, तो ये मेरे हिसाब से, देखिए अब मैं आपको ये सॉल्व कर रहा हूं, इतना एक एक वर्ड पढ़ के मैं भी नहीं करवाने वाला हूं, तो कहीं ना कहीं एक ओवरसाइट हो सकता है, कोई चीज प्लस माइनस मुझसे भी हो सकती है, कुछ इंटरप्रिटेशन इश्यू भी हो सकता है। तो जब इंस्टीट्यूट के स्टडी आंसर आएंगे, तो वो सजेस्टेड आंसर जो आएंगे आप उनके साथ टैली कर लीजिएगा, तो एक आधी चीज प्लस माइनस हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही माफी चाहूंगा। जैसे अब ये मैंने कैलकुलेशन भाई 1 सेकंड में कर दिया, माड़ा मोटा प्लस माइनस हो जाए तो मैनेज। दूसरी लिमिट आप सारे जानते हो कि हम पढ़ते होते हैं, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये 2 लिमिट हम लेके चलते हैं, और दोनों में से स्वाभाविक हम लिमिट कौन सी लेके चलते हैं, विच एवर इज हायर। तो हमें यहां से दिख गया कि भाई साहब 84 लाख तक की हम ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नो डाउट आप भी जानते हो लिमिट बढ़ती है, तो बस आपको SR पास करना होता है। तो आइए कहानी आगे जाती है। लिखा है, जैसे आप यहां पे भी देख रहे हैं, बोरिंग्स कर रखी हैं PFI से, और हम 186 में ये पढ़ते हैं कि भाई PFI की पेमेंट का कोई डिफॉल्ट ना हो। जैसे यहां लिखा है, देयर इज अ डिफॉल्ट ऑफ ओनली इंटरेस्ट फॉर 2 months ऑन द लोन बोरोड फ्रॉम व्हाट, PFI। तो आपने तो डिफॉल्ट कर रखा है, तो डिफॉल्ट कर रखा है, तो हम जानते हैं कि हमें क्या लेनी पड़ेगी, प्रायर PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्या लेनी पड़ेगी, भैया आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जबकि पहला पॉइंट आप देखते हैं तो ये लिखा है, किसी और बॉडी कॉर्पोरेट ने आपकी कंपनी में पैसा लगा नहीं रखा। इसके बाद कहता है, मूनलाइट लिमिटेड ने ही गारंटी भी दे रखी है
हैज ग्रांटेड गारंटी। अब जो हम लिमिट देखते हैं वो कैसे देखते हैं, हम लिमिट यूं देखते होते हैं एग्जिस्टिंग प्लस प्रपोज्ड। तो प्रपोज्ड कितने का है, 40 लाख का है, लेकिन एग्जिस्टिंग गारंटी कितनी दे रखी है, 50 लाख। 50 प्लस 40 ऐड करेंगे बन गया 90 लाख। तो 84 लाख से ऊपर क्रॉस हो गया। तो हम जानते हैं भैया ऐसा करना है तो आपको क्या पास करना होगा, आपको एसआर पास करना पड़ेगा। देन कहता है मूनलाइट लिमिटेड ने एक लोन दिया है 10 लाख का टू इट्स एम्प्लॉइज अदर देन एमडी और डब्ल्यूटीडी। देखिए आपने अपने एम्प्लॉय को दे रखा है लोन, तो इसके ऊपर 186 नॉट टू अप्लाई, नॉन एप्लीकेबिलिटी, उसके ऊपर 186 नहीं लगता है जब आप एम्प्लॉय वगैरह को ये लोन वगैरह देते हैं, तो इसको हम इग्नोर ही करके चलेंगे। अब देखिए हमें डाटा किसका दे रखा है, सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड का दे रखा है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। कहते हैं इसके टोटल एसेट्स हैं 165 लाख, जिसमें से आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट 100 लाख। दोनों डाटा को अगर आप कंपेयर करते हैं तो हमें साफ दिख रहा है कि आपने सिक्योरिटीज में पैसा लगा रखा है 50% और मोर ऑफ टोटल एसेट। क्योंकि जब आप इतना पैसा लगा देते हो तो हम इसको क्या मानते हैं, हम इसे इन्वेस्टमेंट कंपनी मानेंगे, क्योंकि हम यही कहते होते हैं जिसका काम ही ये है, या हम डीम्ड मान लेते हैं आधे आपके एसेट इस कार्य से हों या आपकी आधी इनकम इससे हो रही है, तो ये बन गई इन्वेस्टमेंट कंपनी। कहते हैं इसकी इनकम डिराइव्ड जो इन्वेस्टमेंट से है वो है 15 लाख 50 लाख में से, आधी होती तो वहां से भी डीम्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी बन सकती थी। अब प्रश्न आपसे कुछ ये पूछे गए हैं। अब देखिए 8 नंबर का प्रश्न है और आप यहां देखिएगा आपसे प्रश्न 5 पूछे गए हैं। तो दैट मीन्स यहीं से आइडिया लगाइए कि मार्क्स इंस्टीट्यूट अच्छा ही देगा, क्योंकि एक तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन है, कहने को डिस्क्रिप्टिव है, 5-5 पूछ रहा है तो पूरे नंबर आपको मिल सकता है। क्या कहा गया, आइडेंटिफाई द अथॉरिटी एंड द मोड ऑफ अप्रूवल फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, कि क्या कौन अथॉरिटी होगी, क्या अप्रूवल्स आपको लेने होंगे। तो पहली बात आप जानते हैं 186 में हमें यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। यूनानिमस जो भी डायरेक्टर्स आएंगे प्रेजेंट वो फेवर में वोट डालें, प्लस जैसे हमने यहां कहा कि पीएफआई का आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, प्लस आपको एसआर पास करना पड़ेगा। लाइक आई सेड की लिमिट यहां क्या हो रही है, आपकी लिमिट यहां पे एक्सीड हो रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था 90 लाख और उधर वो निकल के आ रहा था 84 लाख का। राइट, अगले में आइडेंटिफाई द अथॉरिटी एंड मोड ऑफ अप्रूवल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इन केस मूनलाइट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड सिक्योरिटी। देखिए सिक्योरिटी हो गारंटी हो बात एक ही है, राइट। तो इसलिए द आंसर विल रिमेन व्हाट, सेम। यहां पे मैं कहूंगा कि वो सेम ही चलेगा। देन तो अगले पार्ट में पूछ रहा है पीएफआई की अप्रूवल चाहिए, ये हमने पहले बेटा आंसर क्या दे दिया था, यस आपको चाहिए होगी। इसके बाद क्या कोई एग्जाम्पशन रहेगी मूनलाइट लिमिटेड को इन केस अगर वो क्या होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। तो देखिए 186 में हम ऐसा कुछ नहीं पढ़ते कि आप पब्लिक हो प्राइवेट हो, ऐसा कुछ नहीं है। वेदर सनशाइन इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये मैंने ऊपर ही आंसर आपको दे दिया था लॉजिक के साथ, तो वो सारा आपको पेपर में ऑब्वियसली आपको वो सब लिखना पड़ता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, और आप देख रहे हैं ये प्रश्न आया हमें 6 नंबर का, तो इसलिए ये भी लंबा चौड़ा है। तो कहता है ये एक अनलिस्टेड कंपनी है और ये इन्वॉल्व है ये अल्ट्रा पावर्ड गन्स की मैन्युफैक्चरिंग में। कंपनी के 12 डायरेक्टर हैं, ऑन 31 मार्च 22 को है। आर्टिकल्स के अंदर कुछ प्रोविजन है कि हम अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर्स बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो आप 163 में पढ़ के आते हैं, चैप्टर नंबर 11 में पढ़ के आते हैं देखिए। और वहां आप कहते हैं कि आप इस मेथड से कम 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। तो 12 डायरेक्टर हैं तो 2/3 आप समझ गए, हम 8 हिस्से अपॉइंट कर सकते हैं। 1 in 3 years हम पढ़ते होते हैं। तो ये कहता एट द लास्ट EGM जो कि हुई थी 24 सितंबर 22 को 8 डायरेक्टर्स वर अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज द फर्स्ट टाइम द कंपनी अडॉप्ट किया ये मेथड। द कंपनी हैज 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स। अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स ने क्या दिया है, ये है इंटरेस्टिंग पार्ट, एक स्पेशल नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन दिया है टू रिमूव द फॉलोइंग 3 डायरेक्टर्स, 3 को निकालने का स्पेशल नोटिस निकालने के लिए आप दे रहे हो। तो सेक्शन लगा 169 जो कि रेड विथ होता है, सेक्शन 115 में स्पेशल नोटिस दिया जाता है, या तो 1% मेंबर के पास वोटिंग राइट हो या 5 लाख रुपए की क्या हो, पेड अप कैपिटल हो, तभी आप ये स्पेशल नोटिस दे सकते हैं। बात हो रही है निकालने की, राइट। अब देखिए जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से जो डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं आप उसको 169 में निकाल नहीं सकते। तो कहता है ए कौन है, एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये अपॉइंट हुआ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। तो प्रश्न है कि आपसे यही पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भैया जैसे यहां देखिएगा, क्योंकि पहले तो आपको बता रहा ये एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोपोर्शनल से आया, दूसरा ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है
राइट और ये अपॉइंट हुआ है सेकंड टाइम। आप सारे जानते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकंड टाइम अपॉइंट होने के लिए एसआर चाहिए होता है और इसलिए उसको निकालने के लिए भी एसआर चाहिए होता है और ये एक नॉर्मल महिला डायरेक्टर है। तो कहते हैं जैसे स्पेशल नोटिस आता है निकालने के लिए द कंपनी ने आपकी ओपिनियन कुछ इस तरह से मांगी है। तो पहले क्या कह रहा है, वेदर द अपॉइंटमेंट ऑफ 8 डायरेक्टर्स, क्या ये सही है? ये मैंने बोल दिया यस दिस इज एब्सोल्युटली वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, सेक्शन 163 बताया था। दूसरा है क्या ये तीनों डायरेक्टर्स निकालने जा सकते हैं? तो अगर हाँ तो प्रोसीजर बताइए। देखिए 169 में हम बड़ा क्लियरली पढ़ते हैं आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से निकाल सकते हैं, लेकिन आप ये वाला जो डायरेक्टर है मिस्टर ए आप इसको नहीं निकाल सकते हैं, यू कैन नॉट रिमूव हिम, राइट क्योंकि ये 169 साफ कहता है। नंबर 2, अगर ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेकंड टाइम है इसको निकालना है तो ओआर से काम नहीं चलेगा, इसके लिए चाहिए एसआर, क्योंकि सेकंड टाइम आप अपॉइंट भी तभी होते हैं अगर एसआर जनरल मीटिंग में क्या होता है पास। तीसरा है ये महिला डायरेक्टर है, तो देखिए ना तो ये बताया गया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ना इंडिपेंडेंट है, तो इसे आप 169 में ओआर से निकाल सकते हैं। तो ये प्रोसीजर पूछा था मैंने डिस्कस कर दिया। अगली बात क्या कहता है, इज इट नेसेसरी फॉर द कंपनी टू सेंड कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन टू रिमूव टू ऑल द डायरेक्टर्स। तो ये पॉइंट था कि वो जो स्पेशल नोटिस मेंबर से निकालने के लिए क्या सारे डायरेक्टर को भेजना पड़ेगा? देखिए सारों को नहीं भेजना होता है, जिसको आप निकाल रहे हो सिर्फ उनको भेजना होता है, तो इसलिए हम कहेंगे ये भेजना होता है कंसर्न्ड डायरेक्टर को। डी फॉर डायरेक्टर को भेजना है, सबको आपको भेजने की आवश्यकता नहीं है, यही 169 में दे रखा है। अगला प्रश्न इन्वेस्टिगेशन वर्ड हमारे सामने आ गया, तो पता चल गया चैप्टर नंबर 14 से हमें ये प्रश्न आया है। इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 216 में ऑर्डर किया जो कि बेनिफिशियल ओनरशिप के ऊपर हम पढ़ते होते हैं, और ये अगेंस्ट केवीएस लिमिटेड है, ओनरशिप के ऊपर है क्योंकि फाइनेंशियली जो इंटरेस्टेड है वो देखना है। इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन कहता है ट्राइब्यूनल के पास एक अच्छा रीजन है टू फाइंड आउट अबाउट 2 लाख इक्विटी शेयर्स इश्यूड बाय कंपनी। तो यहां इश्यू क्या है कि ऑलरेडी आप इतने शेयर इश्यू कर चुके हो, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी है। कहता है ट्राइब्यूनल का ओपिनियन ये है कि अनलेस रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन ट्रांसफर पर्पस अचीव नहीं होगा। तो यहां से आप समझ गए कि रिस्ट्रिक्शन की जब बात आ रही है तो हम शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते होते हैं। सेक्शन नंबर 222 में ट्रांसफर वगैरह के ऊपर 3 साल की हम रिस्ट्रिक्शन यहां लगा सकते हैं। अकॉर्डिंगली ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया है कि कंपनी दैट ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शैल बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 3 साल लगा सकते हैं, तो 1 साल बिल्कुल ठीक है। तो आप देख रहे हैं मैं क्वेश्चन बहुत फास्ट पढ़ रहा हूं, एक एक वर्ड आराम से पढ़ूंगा तो कितने घंटे लगेंगे। सो इसलिए मैं कह रहा था कोई इंटरप्रिटेशन का या मेरे से कुछ हल्का फुल्का प्लस माइनस हो जाए तो टेंशन मत लीजिएगा। तो अब आपसे क्या पूछा गया, वेदर द ट्राइब्यूनल हैज द पावर टू रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर। तो मैंने बता दिया यस अंडर सेक्शन 222 में आपके पास पावर है ये, बल्कि 3 साल के लिए, यहां तो 1 ही साल पूछा गया था। सेकंड में क्या ट्राइब्यूनल के पास पावर है टू रिस्ट्रिक्ट फर्दर इशू। तो देखिए हम 222 में बड़ा क्लियरली पढ़ते हैं जो आप इशू कर चुके हो और जो फर्दर इशू करना चाहते हो उसके ऊपर भी आप रोक लगा सकते हैं, लेकिन यह कह रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। तो फर्दर इशू के ऊपर क्या आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? अगेन यह आंसर क्या है, यस है, लेकिन जो समय रहेगा वो कितने साल रहेगा? 3 साल रहेगा। 222 में 4 साल नहीं हो सकता। इसके बाद तीसरा हिस्सा आपसे पूछ रहा है वेदर द स्टेक होल्डर्स ऑफ केवीएस लिमिटेड कैन मेक अ कंप्लेंट टू द ट्राइब्यूनल टू पुट रिस्ट्रिक्शंस अपॉन सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। देखिए 222 यही कहता है ट्राइब्यूनल के पास कंप्लेंट कौन कर सकता है, तो हम कहेंगे यस, क्योंकि आंसर क्या है, कंप्लेंट एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है, तो जरूरी नहीं है कौन सा स्टेक होल्डर हो, तो ये परफेक्ट है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ये आप देख रहे हैं, तो भैया ये आपका आ गया चैप्टर नंबर 15 के ऊपर, ऑपरेशन है मिस मैनेजमेंट के ऊपर हमें ये दिख रहा है। चैप्टर नंबर 16 के ऊपर ऑपरेशन है मिस मैनेजमेंट, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया, द मेरिट्स ऑफ द फॉलोइंग पिटीशंस की कुछ पिटीशन दी गई है ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट जो 241 से 246 में आप पढ़ते हैं, राइट। और कैसे कहता है, इन द लाइट ऑफ द सेड एक्ट एंड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, मतलब कोई केस कुछ आपको आता है उसके हिसाब से आंसर बताइए। तो मैं यहाँ कहूंगा ये थोड़ा ट्रिकी था, स्टडी मैट में भी देखें तो हर चीज के ऊपर हमें कोई केस स्टडी दी गई है ऐसा नहीं है। तो पहला पार्ट हम देखते हैं, तो ये जो प्रश्न है ये 4 नंबर का है। तो आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रहे हैं, तो आप सोचिए कितना ऑब्जेक्टिव है, कितना डीप आपको थॉरो स्टडी का आवश्यकता है। कहता है वी आर हैज बीन एक्टिंग एज एमडी, ये व्यक्ति के एक एमडी है, एबीसी लिमिटेड के हैं, जबकि ये अपॉइंट नहीं हुए हैं एज एमडी, वो आप सारे जानते हो 196 में अपॉइंट होता है। दिस फैक्ट इज वेल नोन टू द ग्रुप ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। द सेम ग्रुप ने एक एप्लीकेशन फाइल की है ट्राइब्यूनल के पास
कि जो फंक्शंस डिस्चार्ज बाय वी आर है ये अमाउंटेड टू ओ एंड एम है। देखिए आप एमडी बने नहीं है, फिर भी आप बैठे हुए हो बोर्ड के ऊपर, ये तो सेंस नहीं बनती। तो स्वाभाविक है ये केस किसका हुआ, बिल्कुल हम कहेंगे ये मिसमैनेजमेंट वाली बात हो गई एक तरह से। और थोड़ा बहुत कुछ रिलेटेड अगर मैं कोई केस कोट करूं तो एक ऐसा केस था कि आप एमडी का टेन्योर खत्म हो गया, उसके बाद भी आप नहीं जा रहे हो, तो लगभग उससे हम डील कर सकते हैं। तो ऐसा ही केस रहा है, मैंने तो मेरी बुक में इसे डाल रखा है भैया। शिशु रंजन दत्ता वर्सेस भोलानाथ पेपर हाउस लिमिटेड, ये केस था। सेकंड हिस्से में पूछ रहा है आईके एक लीगल हायर है, डिजीज शेयर होल्डर का है, उसने एक एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल के पास दी है, रिलीफ मांग रहा है अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, क्योंकि आईके इज इन द पोजीशन ऑफ माइनॉरिटी बट हिज नेम इज नॉट एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, क्योंकि उसका नाम आपने रजिस्टर में नहीं चढ़ा। तो देखिए आप इंटर में पढ़ के आते हो सेक्शन नंबर 56 में, जहां आप ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन पढ़ते हो। ट्रांसमिशन मीन्स डेथ के केस में आपका राइट है कि ट्रांसमिशन हो, शेयर्स आपके नाम हो, रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपका नाम डाला जाए। नहीं डाला जाता है तो अंडर सेक्शन 58 आप ट्राइब्यूनल के पास इस चीज के लिए अपील कर सकते हैं। तो यहां देखिए जो हमारा एग्जैक्ट लॉ निकल के आता है, ये आप चैप्टर नंबर 4 इंटर में पढ़ गए, उसके ऊपर निकल के आ रहा है, राइट। तो स्वाभाविक है इस व्यक्ति का ये कहना क्या ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है, डेफिनेटली ये एक मिसमैनेजमेंट है, राइट। तीसरा, ये आरआर एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, सारे के सारे डिपॉजिटर्स को। तो हम क्लास सूट फाइल करते हैं 245 के अंदर, डिपॉजिटर्स वाली बात आ रही है, तो ये सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लिस्टेड कंपनी है, इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की है ट्राइब्यूनल के पास रिलीफ के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है अफेयर्स जो हैं वो प्रेजुडिशियल हैं टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स। तो उनके बिहाफ पे कोई एडवोकेट फाइल कर रहा है तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, क्योंकि 245 के अंदर आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की मीट करनी होती है कि भैया या तो 100 डिपॉजिटर हो या 5% इन नंबर हो, राइट, विच एवर इज क्या हो, लेस हो, या फिर कह लीजिए जिनके पास कम से कम जो डिपॉजिट का पैसा है वो कितना हो, 5% हो, या तो सारा का सारा लिखा है, तो उनके बिहाफ पे कोई भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो बस आपसे यही चीजें इस पे पूछी गई थी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं 3 नंबर का प्रश्न है, और आप सारे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जितने क्वेश्चन होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको रहता है उसके अंदर एक एक्सटर्नल चॉइस, राइट। तो अगला क्वेश्चन, ये ईसीबी आपको दिख रहा है तो समझ में आ गया, फेमा के ऊपर क्वेश्चन है। अब की बात बच्चों ने बिल्कुल सोचा होगा कि नई जो रेगुलेशंस आई थी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट वाली, उसके ऊपर हमें प्रश्न नहीं आया, ईसीबी के ऊपर आया, बट दैट्स व्हाट द ब्यूटी ऑफ इंस्टीट्यूट इज। तो ईसीबी के ऊपर है, कहता पीएसएम लिमिटेड ने रेज किया है विद एलिजिबल लेंडर थ्रू अप्रूवल रूट आफ्टर प्रॉपर वेटिंग बाय एडी कैटेगरी 1 बैंक, कंपनी फेल टू रिस्पॉन्स फॉर द ईमेल नंबरिंग 8, मतलब 8 मेल आपको भेजी गई हैं एडी बैंक ने पिछले 2 क्वार्टर में। एज पर द रिकॉर्ड्स विद द एडी 1 बैंक, पीएसएम लिमिटेड इज नॉट फाउंड टू बी ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द विजिट बाय द ऑफिशियल्स। वो आप क्या है, आप थे नहीं। हाउएवर कंपनी रेगुलर है इन सबमिटिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट। आपसे पूछा गया वेदर क्या हम इसे अनट्रेसेबल एंटिटी मानेंगे। इससे पहले देखिए इसमें मॉक टेस्ट पेपर पे एक प्रश्न आया था, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए क्योंकि अनट्रेसेबल में हम क्या कहते हैं, अनट्रेसेबल हम तब मान के चलते हैं, पहली बात तो एक तो आपका क्या ना हो, नो रिस्पॉन्स, जैसे ये आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, नो रिस्पॉन्स कितने दिन से, फॉर 2 क्वार्टर तक आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, विद लेकिन कितने रिमाइंडर, तो भैया रिमाइंडर हमें चाहिए होते हैं कम से कम 6, और हमारे क्वेश्चन में कितने थे, वो थे 8। लेकिन अब अनट्रेसेबल के लिए क्या है, 2 कंडीशन होती हैं, ट्विन कंडीशन होती हैं। और पहली कंडीशन क्या है कि भैया जब उन्होंने विजिट किया था आपको क्या पाया, नॉट ऑपरेटिव, जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि आप ऑपरेटिव थे नहीं, क्योंकि आए देखने लेकिन कोई था ही नहीं। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, आपने ये स्टैट्यूटरी एडवोकेट सर्टिफिकेट क्या नहीं किया, फाइल नहीं किया, मतलब ट्विन कंडीशन है तो मानते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भैया ये तो हम फाइल कर रहे हैं, तो 2 कंडीशन होनी जरूरी थी, तो सेकंड कंडीशन का तो हमने कंप्लायंस किया, तो क्या अनट्रेसेबल मानेंगे, तो यहां आंसर क्या होना चाहिए, हम अनट्रेसेबल नहीं मानेंगे। अगला प्रश्न है वेदर इट इज नेसेसरी, क्या ईडी को इन्फॉर्म किया जाए अबाउट द अबव सर्कमस्टांस। देखिए ईडी को तभी इन्फॉर्म किया जाता ओनली इफ, अगर आप क्या होते हैं अनट्रेसेबल एंटिटी। तो एक कंडीशन नहीं लगी तो अनट्रेसेबल ही नहीं है, तो भैया क्यों माने आपको। तो इसके बाद इसका डी पार्ट है, अगेन आप देख रहे हैं 3-3 नंबर के जितने क्वेश्चनों का साइज छोटा हो जाएगा, समझिए नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं।
अगेन ये प्रश्न फेमा के ऊपर है। कहता आप रेजिडेंट हैं, आप लंदन गए थे, टेम्परेरी विजिट पे गए थे अगस्त 22 में, और भूटान भी गए थे 23 फेब में, और भारत में आप रिटर्न पे करेंसी नोट्स ले आए हैं, लंदन से ले आए हैं 20,000 रुपए। तो यहां ध्यान दीजिएगा, लंदन से आप लाए हो 20,000 रुपए, और आप क्या किए हो, आप 1 लाख भूटान से ले आए हो इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपए की डिनोमिनेशन में। अब आपसे पूछा गया वेदर इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी इन द अबव सिचुएशन आर प्रोहिबिटेड। देखिए हम इसमें दो सिंपल सी बातें पढ़ते हैं कि 25,000 रुपए तक आप लेके आ सकते हैं किसी भी कंट्री से, लेकिन वो कंट्री क्या नहीं होनी चाहिए, अदर देन नेपाल एंड भूटान। तो आप लंदन से कितने लेके आए थे, 20,000 लेके आए थे, तो स्वाभाविक है ये तो हो गया साहब वैलिड। और दूसरी बात हम क्या पढ़ते हैं कि भैया आप नेपाल एंड भूटान दो कंट्रियों से कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जिसका मतलब हो गया एनी अमाउंट, जितना मर्जी अमाउंट ले आओ, लेकिन उसमें एक कंडीशन क्या होती है, इन डिनोमिनेशन, मतलब जो नोट होगा ना डिनोमिनेशन होनी चाहिए अप टू ₹100 रुपए। तो आप देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा था, लाख रुपए ले आए, 50 रुपए का नोट है, तो ये भी वैलिड हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है सेकंड पार्ट में, क्या आंसर होगा, अगर आप 1 लाख रुपए भूटान से अगर आप 100 रुपए में भी ले आओ तो 100 रुपए तक का भी डिनोमिनेशन है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इट इज वेरी मच वैलिड। देन वाइंडिंग अप चैप्टर नंबर 20 के अंदर हम पढ़ते हैं, कंपनी एक्ट में प्रश्न आया कि ऑर्डर आ गया वाइंडिंग अप का कंपनी के खिलाफ ऑन 1 अप्रैल 23। आपसे पूछी गई लायबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर। पास्ट मेंबर देख के हम समझ गए कौन सा सेक्शन लग गया भैया, 285 यहां पे लग गया, वेयर प्रेजेंट एंड मेंबर्स अनेबल टू सेटिस्फाई। तो इसलिए पास्ट मेंबर की लायबिलिटी तभी होती है अगर प्रेजेंट से पैसा हमें ना मिले। इट इज टू बी नोटेड दैट दे सीज टू बी मेंबर्स बाय वे ऑफ ट्रांसफरिंग देयर पार्टली अनपेड शेयर्स टू द ट्रांसफरी। तो पहली बात हमें क्लियरली मालूम है कि यहाँ पे वाइंडिंग अप की डेट क्या है, 1 अप्रैल 2023 है। अब आपसे क्या पूछा गया, कहता लायबिलिटी बताओ जयंती की। देखिए 4 नंबर का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और यहाँ पे हमें जो पार्ट्स दे रखे हैं 3 है, तो आप सोच सकते हैं काफी ऑब्जेक्टिव है, हर पार्ट के पूरे नंबर जनरली आपको मिल सकते हैं कि ठीक लिखा है। जयंती की लायबिलिटी टुवर्ड्स अ डेट इनकर्ड बाय कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 वेयर शी सीज टू बी मेंबर ऑन व्हाट, 31 मार्च 2022। तो देखिए वो मेंबर नहीं रही, कब नहीं रही, तो हम पास्ट मेंबर पढ़ते हैं कि पास्ट मेंबर कब लायबल होता है कि अगर मतलब 1 साल से अगर ज्यादा हो गया है आपको सीज हुए तो आपकी लायबिलिटी 285 में नहीं बनती। तो देखिए कंपनी हुई है वाइंड अप 1 अप्रैल 23 को और यहां 31 मार्च 22, तो 1 साल से हल्का सा 1 दिन कह लीजिए ज्यादा हो गया, तो हम कहेंगे आपकी लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि मोर देन क्या हो गया, 1 ईयर हो गया। देन लायबिलिटी नैना की पूछी गई है फॉर द डेट इनकर्ड ऑन 31 दिसंबर 2022 वेयर शी सीज टू बी मेंबर ऑन 30 नवंबर 2022। देखिए दूसरी बात हम कहते हैं आप लायबल उसी डेट के लिए होते हो जब तक आप मेंबर थे, उसके बाद कोई डेट इनकर किया उसके लिए आप लायबल नहीं होते। तो आप तो देखिए डेट इनकर हुआ दिसंबर में, आप तो कब चले गए, नवंबर में, तो स्वाभाविक है यहां पे आपकी लायबिलिटी नहीं होगी। तीसरा लायबिलिटी चित्रा की पूछी गई है, कहता डेट इनकर हुआ 31 दिसंबर 22 को वेयर शी सीज टू बी मेंबर ऑन 1 जनवरी 2023। तो मतलब मेंबर सीज होने से पहले की लायबिलिटी है, तो स्वाभाविक है यहां आप क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे, जितना वो शेयर बनता है या अनपेड वैल्यू ऑफ जो शेयर्स है या जितना डेट में आपका शेयर निकल के आता है। तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है जिसका पहला पार्ट हमें 4 नंबर का है। कहता है KRD रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिमिटेड है वाज रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट। ये एक फ्यूचर प्रोजेक्ट वर्ड देखते ही पता चल गया यार क्वेश्चन किस पे होगा, गवर्नमेंट कंपनी पे होगा कि कुछ इनोवेशन वगैरह हमें करना है। ड्यू टू रिसेशन इन द इंडस्ट्री कंपनी के पास कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, पिछले 2 साल से नहीं है। हाउएवर द कंपनी रेगुलर है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न में, और आप एप्लीकेबल फीस भी दे रहे हैं। और हम ये लेके चलते होते हैं जब आप ROC को फीस देते हो इसे हम सेट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं मान के चलते, क्योंकि अगर सेट होगी तो आपको गवर्नमेंट का स्टेटस नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 455 के अंदर ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 29 मिसलेनियस में आता है। द कंपनी डिसाइडेड टू फाइल द स्टेटस ऑफ डॉर्मेंट। कंपनी इंस्टेड ऑफ पासिंग ए SR ऐसा नहीं पास किया, इशूड नोटिस दिया है ऑल शेयर होल्डर्स को फॉर दिस पर्पस एंड ऑब्टेन कंसेंट ऑफ 80% इन वैल्यू। देखिए हम लिमिट यही पढ़ के आते हैं, अगर आप गवर्नमेंट के स्टेटस के लिए अप्लाई कर रहे हो या तो आप क्या पास कीजिए, SR पास कीजिए। नंबर 2 क्या होता है, या फिर आप नोटिस दीजिए सारे के सारे, और डाल के वर्ड है, सारे के सारे शेयर होल्डर्स को, और ऑब्टेन करनी होती है कंसेंट, यहां लिखा 80%, जबकि लॉ कहता है 3/4 का मतलब हो गया 75% चाहिए, यहां तो 80% है, तो हमारा कंप्लायंस हो गया। कोई आपको जनरल मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, तो बिना SR के लिए बिल्कुल वैलिड है।
अब प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न ये पूछा गया वेदर द पेमेंट ऑफ फील्ड्स टू आरओसी, क्या हम इसे सेट मानेंगे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, जो मैंने पहले बोल दिया था, इसे हम नहीं मानते हैं। वेदर एप्लीकेशन जो है इज इन ऑर्डर इन द एब्सेंस ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, ये भी मैंने बता दिया, यस ये भी क्या है, ऑर्डर में ही रहेगा, क्योंकि एसआर की आवश्यकता नहीं है अगर 3/4 ने अपनी कंसेंट इन वैल्यू दे दी है। तो इसके बाद अगला जो प्रश्न है, रंजीत ऑफ लखनऊ, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये तहसीलदार हैं। अब ये देखिए, इसलिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने देखा होगा, एग्जैक्टली हमने आरटीपी एमटीपी पास्ट क्वेश्चन में ऐसे देखे नहीं, मतलब हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है, इसमें भी ये आपको ट्विस्ट दिखेगा। ये एक तहसीलदार है, 1 साल हो गया, आफ्टर ए ईयर ऑफ हिज ज्वाइनिंग ही परचेज अ रेडी बिल्ट हाउस इन लखनऊ, मतलब 1 साल में बेटे ने एक मकान खरीद लिया अपनी वाइफ के नाम पे, और ऑस्टेंसिबली उसने उसे शो क्या किया है कि ये मेरी वाइफ की बिजनेस इनकम है, और 90% का लोन ले लिया है बैंक से, और उसके लिए उसने क्या दे दी है, गारंटी। बैंक ने क्या किया, डिड नॉट इंश्योर द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ वाइफ, उसकी वाइफ का बिजनेस एक्टिविटी देखा नहीं, मतलब प्रॉपर ढंग से चेक नहीं किया कि कब से वो बिजनेस करिए, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड सोलरली बैंक ने रिलाई किया है कि उसने गारंटी दे दी, हमें इतना ही बहुत है, हमें अपने पैसे से मतलब है। आफ्टर वेलिंग द लोन ही कंटिन्यू टू डिपॉजिट द सम अमाउंट इन द हाउस लोन अकाउंट ऑफ हिज वाइफ, मतलब अपनी बीवी के अकाउंट में वो पैसे डाल रहा है, रेगुलरली डाल रहा है, अपार्ट फ्रॉम EMI, एंड विद इन अ ईयर लिक्विडेटेड द लोन अकाउंट, मतलब बेटे ने 1 साल में ही रिश्वत से पूरी रीपेमेंट कर दी। वन ऑफ द एम्प्लॉइज इन हिज ऑफिस, उसने कंप्लेंट की है ईडी को कि भाई साहब ये क्या लेते हैं, ब्राइब या कमीशन बाय हिम ऑन रेगुलर बेसिस एंड सो लिक्विडेटिंग द लोन अकाउंट जस्ट इन 1 ईयर। तो अब आपसे पूछा क्या गया है, एग्जामिन वेदर द रंजीत वॉज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग इन द लाइट ऑफ, कि क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, क्योंकि आपके पास एलिगेशन वगैरह आए हैं। देखिए पहली बात तो हम क्या है 2(1)(y) के अंदर क्या पढ़ के आते हैं, स्केड्यूल ऑफेंस का स्वाभाविक डेफिनेशन पढ़ते हैं, जहां हम पार्ट्स में पढ़ते हैं, और पार्ट ए के अंदर एग्जैक्टली कहें पैराग्राफ नंबर 8 के अंदर हम पढ़ते हैं कि अगर आपने ऑफेंस कौन सा किया है, ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ 1988। तो पहली बात ये स्केड्यूल ऑफेंस में आ गया। तो दूसरी बात है, आप इस तरह से पैसे जमा करवा रहे हो, तो यहां पे भी साफ दिख रहा है। 2G के अंदर हम पढ़ के आते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, इसलिए कहेंगे हम भैया सेक्शन 3 में ये क्या हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग की संभावना हो गई, राइट। और दूसरा अगर और भी कोट करना हो तो सेक्शन 5 में हम पढ़ते हैं कि अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जा सकता है, कब दिया जा सकता है, अगर डायरेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर, आप जानते हो, अगर उसके पास क्या है, रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, राइट भैया शॉर्ट में ही लिखूंगा, रीजनेबल, या तो उसके पास ग्राउंड्स हैं या उसके पास क्या है, कुछ मटेरियल इन पोजेशन है। तो इस तरह से जो भी आपको ठीक लगे कुछ चीजें इस तरह से हम लिख के अपना आंसर कवर अप कर सकते थे कि हाँ जी इसे, क्योंकि मान लेना चाहिए कि वो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। अगला प्रश्न अगेन जो है 3 नंबर का है, यहाँ पे कहता है आप एक बैंक है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, इससे भी आइडिया लग जाना चाहिए कि PMLA के ऊपर ही प्रश्न है। कहता है डायरेक्टर हैविंग रिगार्ड टू नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस डायरेक्टेड ऑफ बैंक, कहा कि आप अपने रिकॉर्ड्स का ऑडिट करवाइए। चीफ ऑडिट ऑफिसर हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक ने ही ऑडिट कर दिया। देखिए कौन कह रहा है, डायरेक्टर कह रहा है कि ऑडिट करवाओ, लेकिन आप ऑडिट किससे करवा रहे हो, बैंक के ही इंटरनल ऑडिटर से करवा रहे हो। अब पूछा गया वेदर द रिपोर्टिंग अथॉरिटी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। देखिए पहली बात, अगर हम टेक्निकली कहें, हम सेक्शन 13(2) के अंदर ये पढ़ते हैं, जो ऑडिट करवाना होता है किससे करवाना होता है, फ्रॉम पैनल ऑफ CA। उस CA से करवाइए, कौन सा पैनल, जो मेंटेन्ड बाय क्या है, मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे होना चाहिए, ना कि बैंक के ही इंटरनल ऑडिटर से। एक तो ये है। दूसरी बात है खर्चा कौन बेयर करेगा, तो खर्चा बेयर किया जाता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन देके उस तरह से अपने आंसर का कंक्लूजन आप देंगे यहाँ पे। देन क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट, 4 नंबर का ये प्रश्न है, कहता है विजय ने एक मार्केट इंटरमीडियरी है, उसने वायलेशन किया है, सेबी का किया है, डीलिंग इन सिक्योरिटीज में किया है, सेबी के पास पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है, फॉर रीजंस रिकॉर्डिंग इन राइटिंग प्रपोज टू अटैच द बैंक अकाउंट। उसका बैंक अकाउंट आप अटैच करना चाहते हैं। उसके 2 करंट अकाउंट्स हैं, एक करंट अकाउंट SBI के पास है जहां पे वो पैसा रखता है सिक्योरिटीज वाला, और
लोन हैव बीन राउटेड थ्रू, एंड एक अनदर करंट अकाउंट भी है इंडियन डोमेस्टिक बैंक में जो उसका टेक्सटाइल बिजनेस है। दोनों में क्योंकि करंट अकाउंट है, डेबिट बैलेंस खड़ा है। आपसे पूछा गया एडवाइज द सेबी रिगार्डिंग अटैचमेंट ऑफ ब्रांड ये बैंक अकाउंट जो दोनों के दोनों है, आप दोनों में से कोई एक अटैच करोगे या सारे करोगे। देखिए ऑब्वियसली हम ये सेबी की पावर पढ़ के आते हैं, सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 में हम पावर पढ़ के आते हैं कि आप ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और अकाउंट को आप इसको अटैच कर सकते हो। कौन सा अकाउंट जो एक्चुअली इन्वॉल्व है वायलेशन में, एक्चुअली इन्वॉल्व है, ये नहीं कि सारे के सारे। और ये भी आप पढ़ते हैं कि ये आप ये कार्य 90 दिन के लिए कर सकते हैं, बाद में ये बढ़ाया भी जा सकता है थ्रू स्पेशल कोड वगैरह। तो कौन सा अकाउंट आप करेंगे यहाँ पे अटैच? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि वहीं से आप कर रहे हैं। सेकंड पार्ट भी इसका, वेदर सेबी हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ रीजन। अब इन्वेस्टिगेशन की पावर पूछ रहा है। यस, सेबी के पास पावर होती है। कहां होती है? सेक्शन 11 सी के अंदर होती है। और ये इन्वेस्टिगेशन आप किसकी कर सकते हो? किसी भी इंटरमीडियरी की कर सकते हो, या ट्रांजेक्शंस वगैरह डेट्रीमेंटल हो तो आप तो है ही कौन? इंटरमीडियरी। क्वेश्चन में साफ ये लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखिए 4 नंबर का प्रश्न है और क्या कहा गया है? जेकेआर एक लिस्टेड कंपनी है, उन्होंने कुछ फॉलोइंग रिपोर्ट्स स्टेटमेंट सबमिट करी है स्टॉक एक्सचेंज को। तो इससे पता चल रहा है सेबी एलओडीआर के ऊपर प्रश्न है। कहता है क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर है, क्वार्टरली की बात कर रहा है और क्वार्टर खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को। कब फाइल आपने कर दिया? 18 जनवरी को। तो हम रेगुलेशन नंबर 17(2) के अंदर पढ़ते होते हैं कि समय होता है 21 दिन का, राइट। तो 21 दिन के अंदर अंदर आपने ये कर दिया, तो भैया ये तो क्या है? ओके हो गया। देन एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट अगेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022 है, लेकिन आपने कब फाइल की? 4 अक्टूबर को। तो हम इसका टाइम क्या पढ़ते होते हैं? 6 महीने। 6 महीने कहां कंप्लीट होंगे? 30 सितंबर को। तो हम कहेंगे भैया यहां तो क्या हो गया? यहां तो डिफॉल्ट हो गया भैया, ये तो आपका कंप्लायंस नहीं हुआ। देन स्टेटमेंट ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म ओनली शोइंग, लेकिन उसमें आपने क्या किया? ये गड़बड़ कर दी। सिर्फ आपने क्या बताया? जितनी कंप्लेंट्स अनरिजॉल्व हैं, और कहता ये आपने फाइल किया 20 जनवरी को। देखिए यहां पे भी समय जो रहता है वो 21 दिन का ही रहता है, और ये हम पढ़ते होते हैं रेगुलेशन नंबर 13(3) के अंदर। तो ये तो ओके हो गया 20 जनवरी, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई ना, क्योंकि कंटेंट सिर्फ ये नहीं लिखते। और क्वेश्चन में देखिएगा आगे आपसे साफ लिखा है क्या आपने कंप्लायंस किए हैं नहीं, टाइम से रिलेटेड, एंड ऑल्सो द कंटेंट रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ ये अपना ग्रीवेंस। तो कंटेंट में हमें 4 बातें लिखनी होती हैं। पहली बात हम ये बताते हैं कि कितने की ग्रीवेंसेस की एप्लीकेशन पड़ी है आपके बिगिनिंग में क्वार्टर के, और कितनी ड्यूरिंग द क्वार्टर आपको नई कंप्लेंट्स मिली हैं, कितनी आपने क्या करी हैं? डिस्पोज करी हैं। और स्वाभाविक है चौथी कितनी क्या है? अनरिजॉल्व। आपने क्या किया था? ओनली अनरिजॉल्व लिखा था, वो आपका सही नहीं है। बाकी टाइम के ऊपर आपका कहना जो था वो सही था। देन के मेडिको केयर ट्रस्ट, तो मेडिसिन से रिलेटेड दिख रहा है। ये पूर क्लास के लिए बना है 2015 में। सिंस द ट्रस्ट हैज बीन रिसीविंग ह्यूज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, पता चल गया एफसीआरए के ऊपर क्वेश्चन आया है रेगुलरली, जिसमें से आपने क्या किया? मेडिकल हॉस्पिटल और रेजिडेंशियल फ्लैट मेडिकल ऑफिसर स्टाफ के लिए बनवा दिए। ट्रस्टीज जो है उन्होंने अपनी मीटिंग करी, डिसाइडेड कि हम डिसॉल्व कर देंगे ट्रस्ट एंड डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहां से हमें पता चल गया प्रश्न किस पे आया? प्रॉपर्टी का आप डिस्पोजल करना चाहते हैं, जो कि आपने किससे बनाई है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बनाई है। कहता है एक्सप्लेन द ट्रस्टीज द प्रोविजंस एप्लीकेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। तो देखिए ये भी इसमें से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इसलिए मैं कह रहा था पेपर यस ट्रिकी, बहुत डीप स्टडी की क्या है आवश्यकता है पेपर में। देखिए जहां आप सोचेंगे ये इंपॉर्टेंट है, बस उतना तैयार करके जाओगे, वहां मारे जाएंगे। देखिए तो ये एफसीआर एक्ट में हम सेक्शन 22 के अंदर पढ़ते हैं कि डिस्पोजल कैसे करना होता है। अगर आप सीज टू एग्जिस्ट हो जाते हैं, मतलब अभी आप बंद कर रहे हो अपना धंधा, ये जो भी आपने अपना ट्रस्ट वगैरह खोल रखा है, तो डिस्पोजल करना होता है एज पर लॉ। कौन सा लॉ? जिसके अंदर आप क्या है? रजिस्टर्ड है, मतलब जिस एक्ट में आप रजिस्टर्ड हो उसका कंप्लायंस करके आप कर दीजिए डिस्पोज। अगर ऐसा नहीं है, अगर इस तरह का कोई लॉ नहीं है जिसमें आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो एब्सेंस में क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, वो डिस्पोज करेगी। तो मेन है जिस एक्ट के अंदर आप रजिस्टर्ड हो उसके मुताबिक, जैसे आप ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड हो तो उसके मुताबिक आप इसका डिस्पोजल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का है हमारी स्क्रीन पे। कहता है सॉल एंड एफएल इन्होंने एक एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट किया है 4 साल के लिए। द कॉन्ट्रैक्ट में क्लोज थी कि जब कोई झगड़ा हो जाएगा तो ये मैटर आर्बिट्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि नेचुरल आपने क्लोज डाल रखी है, 4 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे आपने सेम इस तरह की इलस्ट्रेशन स्टडी मैट में पढ़ी भी होगी। न्यू एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है पार्टीज में ऑन 30 दिसंबर 2022।
तो एक नया एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, राइट। जबकि पहले वाला क्या था, 10/1/2020 को था, कितने साल के लिए था, 4 साल के लिए था। उसके अंदर ये भी था कि एक क्लॉज लिखी थी आर्बिट्रेशन की। लेकिन जो नया आया उसमें द न्यू एएमसी डज नॉट कंटेन एन आर्बिट्रेशन क्लॉज। तो आपसे पूछा गया वेदर द पार्टीज कैन रेफर एनी फ्यूचर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट डेटेड। पुराने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो कर सकते हैं। यस, क्योंकि हम यही पढ़ते होते हैं कि आप आर्बिट्रेशन कर सकते हो एग्रीमेंट थ्रू रेफरेंस, किसी और एग्रीमेंट के द्वारा आप इस तरह से कर सकते हो। अगला क्या है, वेदर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज डिस्चार्ज बाय द डेथ ऑफ पार्टीज। तो यहां हम क्लियरली सेक्शन 40 में पढ़ते हैं, नहीं भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव द्वारा क्या रहेगा, इनफोर्सिएबल रहेगा, राइट। तो इसके साथ आगे हम अगले 5वें प्रश्न पे, जिसका अगेन ये जो प्रश्न है 4 नंबर का है, लेकिन इसके अंदर आपको 2 हिस्से आपको दिख रहे हैं। पहला हिस्सा कहता है ग्लोबल कमर्शियल इज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक फॉरेन कंपनी है, प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में है। ऑन डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट इन लोन इंस्टॉलमेंट, लेंडर बैंक ने जो भारत में है वो एक नोटिस देना चाहता है ऑन एलएलसी। एडवाइस किसको, हुम एंड हाउ, किस तरह से नोटिस सर्व किया जाएगा। तो जहां तक सवाल है हुम का, आप समझ गए हैं, सेक्शन 380 आपको आरओसी न्यू दिल्ली के पास जब आप भारत में आते हो रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, वहां बताना पड़ता है आपको कम से कम एक व्यक्ति जो रेजिडेंट इन इंडिया होगा जो आपके बिहाफ पे नोटिस वगैरह रिसीव कर सकता है। तो ये तो हो गया हुम एंड हाउ के अंदर देखिए, क्योंकि रेड विद हम पढ़ते हैं इसको सेक्शन 383 के साथ कि नोटिस किस तरह से आपको भेजा जाएगा। 3 तरीके होते हैं, या तो छोड़ाएंगे आपके पास पर्सनल सर्विस या लेफ्ट कह लीजिए, या आपको पोस्ट से भेज दिया जाएगा, या मॉडर्न जमाना है तो साहब क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड रहेगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बना, लेकिन देखिए कंटेंट तो अच्छा खासा हो गया, और एग्जैक्टली कि किस तरह से भेजा जाएगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे इंट्रिकेट है क्वेश्चन। तो अगला हिस्सा जो है MNO अगेन एक फॉरेन कंपनी है, इन्होंने फाइल नहीं किया एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद आरओसी रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 21-22 एंड द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। मतलब ना आपने एनुअल रिटर्न फाइल करी, ना आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करी। एनुअल रिटर्न के ऊपर हम पढ़ के आते हैं सेक्शन 384 के अंदर पढ़ के आते होते हैं कि 60 दिन के अंदर FC 4 नाम के फॉर्म में फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको फाइल करनी होती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग के ऊपर देखिए हम 381 के अंदर पढ़ के आते होते हैं कि आपने ये फाइलिंग करनी होती है 6 महीने के भीतर एंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन 3 महीने का आरओसी से आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। नॉर्मल बता रहा हूं कि जो चीजें मुझे यहां दिख रही है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। अब कहता है एलएलसी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है मशीनरी खरीदने का जो कि डिलीवर होगी इस डेट को। वेंडर वांट्स टू स्यू एलएलसी फॉर डिफॉल्टिंग, वो केस करना चाहता है आपने डिफॉल्ट किया है, जबकि ऑन द कॉन्ट्रेरी कंपनी जो है वो उसके ऊपर केस करना चाहती है कि आपने सप्लाई किया है डिफेक्टिव पार्ट्स। अब देखिए आप ये इन 2 सेक्शनों का आप क्या कर आए हो, आप डिफॉल्ट कर आए हो। तो यहां पे आप पूछा गया है तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, 393, जो कि क्या डील करता है, वैलिडिटी ऑफ प्रायर कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब आपके डिफॉल्ट से पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, प्रायर कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी वैलिडिटी क्या रहती है, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड, उनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, दे विल कंटिन्यू। लेकिन मेन आंसर क्या है, इससे कंपनी के ऊपर कुछ डिसेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और वो क्या क्रिएट हो जाती है कि आप कोई केस किसी के ऊपर नहीं कर सकते। तो कंपनी केस करना चाहती है, भैया कंपनी तू तो नहीं कर सकती, कोई थर्ड पार्टी कर सकता है आपके ऊपर। काउंटर क्लेम मतलब कुछ पैसे एडजस्ट करवाने हैं, वो भी आप सेट ऑफ वगैरह कह लीजिए, वो आप करवा नहीं सकते। तो इस तरह से ये हमारा ये प्रश्न था। अगला प्रश्न 4 नंबर का है, देखिए और क्या कहता है, आरओसी इन द कैपेसिटी ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ऑब्वियसली हम चैप्टर नंबर 29 मिसलेनियस में ही समझ गए होंगे आप, 454 सेक्शन ये रहा कि आरओसी ही एडजुडिकेशन करता है पेनल्टीज की। तो कहता है आरओसी इन द कैपेसिटी ऑफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एक नोटिस जारी करता है 10 मार्च को स्टेट लिमिटेड को टू शो कोज टू रिप्लाई विद इन 10 डेज। देखिए यहाँ डिफॉल्ट आपको दिख गया होगा 10 दिन में, क्योंकि ये मिनिमम टाइम पीरियड होता है 15 दिन और मैक्सिमम होता है देखिए 30 दिन का आपको टाइम दिया जाता है। यहाँ आप 10 दिन में ही का टाइम दे रहे हो, ये गलत कर रहे हो आप। तो शो कोज नोटिस दिया बाय द पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द कंपनी फॉर द कॉन्ट्रावेंशन। तो आपसे पूछा गया पहला हिस्सा अगर आप देखेंगे, वेदर द कंटेंशन ऑफ द कंपनी अबाउट द वैलिडिटी ऑफ ऑर्डर इज करेक्ट। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइम का कंप्लायंस गड़बड़ किया है। दूसरी बात क्या है, कंपनी ने सबमिट कर दिया अपना रिप्लाई विद इन द टाइम फ्रेम इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये करना भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही होता है, तो कंपनी ने तो अपनी तरफ से यहाँ पे ठीक किया।
देन आरओसी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द फिजिकल अपीयरेंस वॉज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है भैया, आरओसी कंसिडरिंग द मेरिट ऑफ द रिप्लाई पास्ड एन ऑर्डर ऑन 25 अप्रैल। उन्होंने 25 अप्रैल को, ध्यान दीजिएगा, नोटिस दिया 10 मार्च को, 15 दिन कम से कम आपको मिलते हैं तो बन गया 25 मार्च, और फिर 25 अप्रैल को आपने क्या दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है। और ऑर्डर का जो समय होता है ये होता है 30 दिन के अंदर अंदर आपने ऑर्डर देना होता है। जब क्या हो जाता है, एक्सपायरी ऑफ रिप्लाई, मतलब जो रिप्लाई का आपका टाइम था खत्म होने के 30 दिन के भीतर, राइट, तो उसके अंदर आप ये कर सकते हो। अब और फिजिकल अपीयरेंस जैसे मैंने बताया उसकी आवश्यकता नहीं। कंपनी कंटेंडेड दैट द आरओसी हैज नॉट पास द ऑर्डर विद इन द टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 454। देखिए 10 में 15 दिन में ऐड करूंगा तो 25 मार्च हो गया, 25 तक आप दे सकते हो। और यहाँ ये कह भी रहा था, कंपनी ने अपना रिप्लाई क्या कर दिया है, टाइम फ्रेम में कर दिया है, तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ लेके चलेंगे ये डेट तो ठीक ठाक निकल के आ रही है, लेकिन गड़बड़ कहाँ है यहाँ। तो इसलिए अपने आंसर को दोनों तरफ से आपको इस तरह से यहाँ लिखना पड़ेगा कि भैया दो हिसाब से देखें, इस हिसाब से देखा जाए तो गलत है, हाँ एग्जैक्टली सारा मिला कर देखा जाए तो ये डेट समझ में आती है। देन क्या पूछता है, आइडेंटिफाई द टाइम फ्रेम फॉर पासिंग एन ऑर्डर इन केस फिजिकल अपीयरेंस वाज फाउंड रिक्वायर्ड एंड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव अपीयर्ड बिफोर द रजिस्ट्रार। देखिए जहां फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत होती है तो वहां ऑर्डर का टाइम 30 दिन ही है, वहां ऑर्डर के लिए आपको समय कितना रहता है, 90 दिन का, वही एक्सपायरी ऑफ द रिप्लाई पीरियड। कहता है हु इज द अथॉरिटी टू अपॉइंट एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। सिंपल आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ये है अथॉरिटी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 6 नंबर का हमें दिख रहा है। कहता ओमान इंक HF ने एक पिटीशन फाइल की है अंडर सेक्शन 9 ऑफ IBC। अब सेक्शन नंबर 9 को देख के तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर फाइल करते होते हैं भाई। अब होता क्या है, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इसे एडमिट कर लिया है, 26/9/2022 को आपने एडमिट कर लिया है। एंड इनिशिएटेड CIRP एंड अपॉइंटेड PS एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, लेकिन सब्सिक्वेंटली IRP रिप्लेस जो 27 में हम कर देते हैं बाय एक नया आ गया RP SKA। कहता क्वेश्चन क्या है, द इंश्योरेंस ऑफ द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, कि कॉर्पोरेट डेटर के एसेट्स की क्या करवानी थी भैया, इंश्योरेंस करवानी थी। तो हुआ क्या, कहते ये लैप्स करी थी इस डेट को, IRP ने रिकॉग्नाइज किया द अर्जेंट नीड टू गेट द इंश्योरेंस रिन्यूड इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, डिसाइडेड टू टेक न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी एट अ हायर प्रीमियम रेट कंपेयरिंग विद द प्रीवियस without the prior consent of the COC. The IRP entered into contract with the insurance company for taking the new insurance policy. तो देखिए पॉलिसी लैप्स हो रही है 16/12/22 को, राइट, 16/12/22 को, और हो क्या रहा है, ये हमारा भाई साहब अपॉइंट हो रहे हैं IRP की जगह RP जनवरी में। तो दैट मीन्स IRP ने अपने होते हुए ये इंश्योरेंस करवाई है, राइट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पहला पार्ट तो ये लिखा है आइडेंटिफाई द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ CIRP। वो आप जानते हो डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होती है, जिस दिन आपकी एप्लीकेशन जो आपने दी है वो क्या हो जाती है, ट्राइब्यूनल के द्वारा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा एडमिट हो जाती है, जो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ था 26/9/2022 को। ऑब्वियसली सेक्शन वही है, सेक्शन नंबर 9 एग्जैक्टली कहूं, सब सेक्शन 6 के अंदर। देन वेदर IRP हैज द अथॉरिटी इन एंटरिंग द न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए अंडर सेक्शन 20 में हम ये पढ़ के आते हैं हर कार्य IRP वो कर सकता है जो कंपनी को गोइंग कंसर्न के रूप में चलाते हुए जरूरी होता है। कोई भी आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स में इवन मॉडिफाई वगैरह करवा सकते हैं। वो हायर प्रीमियम है, अगर वो गोइंग कंसर्न के रूप में है तो उसकी पावर है अंडर सेक्शन 20 के अंदर। देन एक पैरा यहां रह गया था, कहता MN हैज ग्रांटेड एन इंटरेस्ट फ्री लोन टू AB प्राइवेट लिमिटेड विद द कंडीशन टू रीपे द लोन विद इन 3 years। MN ने एक लोन इंटरेस्ट फ्री दिया है कंपनी को। अरे भैया लोन दिया है तो आप तो बन गए फाइनेंशियल क्रेडिटर। AB प्राइवेट लिमिटेड ने डिफॉल्ट किया है इन द रीपेमेंट ऑफ लोन, MN ने पिटीशन फाइल कर दी अंडर सेक्शन 9 में। देखा जाए तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए था सेक्शन 7, क्योंकि मेरे हिसाब से तो फाइनेंशियल क्रेडिटर बना, क्योंकि आपने दिया क्या है, आपने लोन दिया। और इंटरेस्ट फ्री की कोई ऐसी कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर की हम डेफिनेशन 5/27 के अंदर पढ़ के आते हैं, जिसका मतलब होता है फाइनेंशियल डेट, और फाइनेंशियल डेट हम 5 क्लॉज 7 में पढ़ के आते हैं, और फाइनेंशियल डेट हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 8 के अंदर। और उसके अंदर हम डेट के अंदर क्या पढ़ते हैं, हम ये कहते हैं डेट
विद इंटरेस्ट इफ एनी, मतलब कोई जरूरी नहीं है डेट होना चाहिए, कोई इंटरेस्ट होना कोई जरूरी नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहां सेक्शन नंबर 7 लिखना चाहिए था, राइट। दैट मे बी एरिया ऑफ इंटरप्रिटेशन कि टू इनिशिएट CIRP, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने डिस्मिस कर दिए पेटिशन ऑन द ग्राउंड कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन है एंड द एप्लीकेंट इज नॉट अ फाइनेंशियल। अब देखो फाइनेंशियल क्राइटेरिया आप कह रहे हो कि आप नहीं हो तो यहां सेक्शन 7 ही होना चाहिए, तो पता भी चल रहा है साफ। तो इंटरेस्ट फ्री लोन हो सकता है क्योंकि ये डेफिनेशंस के साथ आप देखते हैं तो ये जरूरी नहीं, तो यहां से पता चलता है यस काफी ट्रिकी पेपर हमारा ये रहा है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, उसका पहला पार्ट 4 नंबर का है। कहता है PK लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड पेपर बोर्ड में इन्वॉल्व है। ब्रिलियंट इसका एक डायरेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट करता है स्मॉल शेयर होल्डर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। वो भी आप जानते हो स्मॉल शेयर होल्डर हम 151 सेक्शन में पढ़ के आते हैं, रेड विद रूल नंबर 7 के अंदर पढ़ के आते हैं। देखिए तो वो 3 साल का उसका टेन्योर रहता है। कहता है 1 महीने के बाद ब्रिलियंट अपॉइंट हो गया व्हाइट लिमिटेड में स्मॉल शेयर होल्डर, मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो देखिए जो 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं ना, ये लॉ में लिखा है मैक्सिमम 3 साल, तो कम भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। और आप 2 कंपनियों में भी स्मॉल शेयर होल्डर के रूप में अपॉइंट हो सकते हो, कंडीशन आप सारे जानते होंगे, प्रोवाइडेड जो सेकंड कंपनी वो कंपीटिंग बिजनेस ना कर रही हो। अब भैया क्वेश्चन क्या है, कहता है बी पार्ट में लिखा है उमेश एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है किसका, स्लो लिमिटेड का। ये कहता है अप टू है 15 सितंबर 2020 कंसिडरिंग प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज ऑफ उमेश, स्लो लिमिटेड ने उसको क्या कर लिया, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर था, मैनेजर बना दिया 10 फरवरी 2023 से, 10 फरवरी 2023 से, ध्यान देना यह डेट 15 सितंबर 2023। और अगर मैं 3 साल ऐड करूं, क्योंकि 3 साल का कूलिंग पीरियड होता है, यही हम पढ़ते होते हैं कि 3 साल तक आपका कंपनी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, तो आपने तो सितंबर में बना दिया, तो 3 सितंबर फेब में ही बना दिया, तो ये तो गड़बड़ है। क्वेश्चन क्या है, वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट किसकी, ब्रिलियंट एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन अ वाइड लिमिटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। आंसर मैं पहले दिया कि भैया ये पक्का क्या होगा, वैलिड होगा, क्योंकि लॉ में क्या लिखा है मैक्स 3 साल के लिए बन सकते हैं, तो 2 साल के लिए है तो उसमें क्या टेंशन है भाई। सेकंड, उमेश का मैनेजर बना देना। देखिए ये प्राइमा फेसी तो ठीक नहीं है, क्योंकि 3 साल का आपको कूलिंग पीरियड रखना होता है कि कंपनी के साथ ना ही आपका कोई डायरेक्ट ना ही आपका कोई इनडायरेक्ट क्या हो, एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, वरना आप रीअपॉइंट नहीं होंगे एज स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं इसको कि भाई अब ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट नहीं होगा, क्योंकि आपको ये गैप रखना था। वेदर अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इज एलिजिबल फॉर ये अपॉइंटमेंट, यस, लेकिन ऑब्वियसली एक कूलिंग पीरियड है, 3 साल के बाद ही आप बन पाएंगे। यहां देखिएगा आपको बनती है एक इंटरनल, क्योंकि एक क्वेश्चन में हमें इंटरनल चॉइस आ जाती है, तो देख रहे हैं इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते थे। मैं कहूंगा ये वाला जो पार्ट है ये इजी था, ये वाला। कहता है नेट प्रॉफिट कंपनी का 200 लाख है एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपको 31 मार्च 2022 को दे रखी है। अब नेट प्रॉफिट दे रखा आपको, राइट। अब आपसे पूछा गया, पहले वो देख लीजिए। कहता है रेफरिंग कंपनीज एक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, जो चैप्टर 13 में आप सेक्शन 197 में के लिए नेट प्रॉफिट निकालते हैं। नेट प्रॉफिट निकालना होता है एज पर सेक्शन 198। अब आपको नेट प्रॉफिट तो दे रखा है 200 लाख, अब हमें देखना होगा क्या गलत किया क्या ठीक किया। अब देखिए ट्रीटमेंट गिवन इन द P&L अकाउंट आपको बता रखा है। कहता है सब्सिडी मिली है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट विच हैज नॉट अदरवाइज बीन डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए हम यही पढ़ के आते हैं कि आपको जो सब्सिडी है वो किससे मिल सकती है, वो आपको किसी भी गवर्नमेंट से मिल सकती है। देखिए वर्ड है विच हैज नॉट अदरवाइज बीन डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हम ये पढ़ते होते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मना करे तो नहीं हमने लेना होता, तो यहां मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई नेगेटिव तो नहीं है, तो इसलिए इस 5 का हम कुछ नहीं करेंगे, प्रॉफिट के अंदर ये ऑलरेडी दे रखा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, क्रेडिट गिवन साफ लिखा है, तो यार ये तो गलत है, ये तो आपको माइनस करना होगा, ये हम नहीं लेते होते प्रॉफिट के अंदर। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पेड, जिसका मतलब होता है सिटिंग फीस, ये तो हम डिडक्ट करते हैं, तो फाइनेंस का कुछ नहीं करेंगे। इनकम टैक्स पेबल आपने डिडक्ट किया, ये तो गलत कर लिया, ऑब्वियसली इसे हम ऐड करेंगे। तो ये आंसर इस तरह से 200 लाख में ये माइनस करो, ये ऐड करो, तो ये 228 निकल के बनता है मेरी तरफ से। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किंग ग्लोबल लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इन्होंने जिक एक एक्सपेट्रिएट मैनेजरियल पर्सोनल बाहर के व्यक्ति को ईडी बनाया है और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया 5,40,000 रुपए का फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, 15,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड। बच्चे भी कम नहीं है, 3 लेके बैठा हुआ है। देखिए हम क्या पढ़ते होते हैं, हम पढ़ते हैं इसके ऊपर सेक्शन नंबर 4
शेड्यूल नंबर किसका? 5 का। उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि हम कुछ पर्क्स को एमआर के अंदर, नॉट एमआर कह लीजिए, उसका हिस्सा हम नहीं लेके चलते एक्सपेक्ट रेट के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में, लेकिन लिमिट क्या रहती है? ये लिमिट रहती है 12,000 रुपए पर मंथ। तो साल में हो गए 12 महीने, और ये लिमिट होती है 2 बच्चों के लिए। तो मेरे ख्याल में अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो भैया ये निकल के आ गया आपका 2,88,000 बनता है, जो हम एमआर का हिस्सा नहीं लेके चलेंगे, लेकिन इसको हम साथ में कंपेयर करते होते हैं और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लेस। तो कहता है ये स्पेंड किसने कितना किया? 2 लाख रुपए पर चाइल्ड। तो भाई 2 बच्चों के हिसाब से 2 लाख का इंटू 2 करेंगे तो 4 लाख आ गया। स्वाभाविक है विच एवर इज लेस, हमारी कौन सी फिगर निकल के आ गई? 2,88,000 को हम एमआर का हिस्सा नहीं लेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस बीइंग पर्क विच शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉम्पिटिशन ऑफ सेलिंग। तो वो मैंने यहाँ पे आपको 2,88,000 का बता दिया है। What would be your answer in case JIC is a person resident in India? अगर वो एक्सपेट्रिएट नहीं होगा, नॉर्मल होगा, तो स्वाभाविक है ये किसका हिस्सा हो जाएगा? पर्क का। मतलब जितना उसको ये एजुकेशन अलाउंस मिला तो वो सारा का सारा उसका पार्ट बन जाएगा। इंटायर अमाउंट हम इंक्लूड करेंगे एमआर के अंदर। देर आफ्टर ये क्वेश्चन कह लीजिए पीएमएलए का, आपने पहले भी देखा होगा, यही आसान लगा होगा। कहता है एलआर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अक्यूज्ड पर्सन विल हैव नो लोकस स्टैंडी टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स रिलेटिंग टू अटैचमेंट बाय ऑर्डर ऑफ स्पेशल कोर्ट इन द इवेंट ऑफ डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ सच पर्सन। वैलिडिटी बताइए। सीधा सीधा, इससे आसान क्वेश्चन पूरे पेपर में कोई था नहीं भाई। तो ऑब्वियसली यहां आप सेक्शन 72 पढ़ते हैं कि डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए, आप वो कार्रवाई कंटिन्यू कर सकते हैं, इवन अपील वगैरह भी कर सकते हैं अगर पहले नहीं की गई हो। तो यस यू कैन। नेक्स्ट पार्ट 3 नंबर का है और आखिरी प्रश्न है। कहता आफ्टर अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर फॉर CIRP अगेंस्ट CD द COC हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। देयर आफ्टर फाइनेंशियल क्रेडिटर अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहता है बट वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता। बताइए क्या ये ठीक रहेगा? तो देखिए COC बन चुकी है, तो ये सेक्शन 12A में था विड्रॉल के ऊपर, जहां 3 हिस्से पढ़ते थे, COC बनी है, नहीं बनी है, और एक तीसरा हिस्सा हम कब पढ़ते हैं कि अगर आपने इश्यू कर दिया है क्या आफ्टर इश्यू ऑफ इनविटेशन, किस चीज का इनविटेशन आपने इश्यू किया है? फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि COC बन गई और ये EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने जारी कर दिया है, तो हमें जस्टिफिकेशन क्या चाहिए? जस्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो इसलिए क्या आप अपनी एप्लीकेशन में सक्सीड होंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि ये पॉइंट आप इस ढंग से लिख के आएंगे कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए अगर जो भी है आपने जारी कर दिया है तो जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी नहीं किया है तो हम इस आंसर को क्या कह सकते हैं? तो वो ही में सक्सीड। तो इस तरह से अपने आंसर को आप 2 कैटेगरी में, राइट, प्रिजम्पशन बेस्ड अपना ये आंसर कर सकते हैं, क्योंकि अब लॉ के पेपर हमें प्रिजम्पशन बेस्ड करने पड़ते हैं। वर्किंग नोट स्टार्टिंग के पहले पेज पे लिखा भी है, दे आर पार्ट ऑफ योर आंसर। तो बेटा इस तरह से मेरी तरफ से फास्ट मैंने अपनी तरफ से ये डिस्कशन कर दिया, प्लस माइनस कुछ हो मैं पहले बता चुका हूं। जिनके एग्जाम चल रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर पेपर्स। थैंक यू।